हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसीएस की यूनिट नंबर 1 की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट को, और यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। तो बहुत सारे इश्यूज थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ग्रेटेस्ट इश्यूज इन पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे इश्यूज थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। फिर क्या हुआ, एंशियंट इंडियन थिंकर्स लाइक भीष्म, नारद, बृहस्पति, कौटिल्य, कामाकंदा ऑल्सो हैव लुक्ड एट द प्रॉब्लम। तो बहुत जो पुराने इंडियन थिंकर्स थे, जैसे कि भीष्म हो गए, नारद जी हो गए, बृहस्पति हो गए, कौटिल्य हो गए, इन सब ने इस प्रॉब्लम्स को देखा और उनकी राइटिंग्स के बेसिस पे हमने क्या डिटेक्ट किया कि 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो कि ये डिपेक्ट करती हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ स्टेट का और ओरिजिन क्या था। ठीक है, तो 4 जो हमारी एंशियंट इंडियन थ्योरीज हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब इसको समझते हैं ये क्या है। इवोल्यूशनरी थ्योरी इज द ओल्डेस्ट थ्योरी, इट हैज़ बीन मैंशन इन अथर्ववेद। ये ओल्डेस्ट थ्योरी है और इसको अथर्ववेद के अंदर ही मैंशन किया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो हमारा स्टेट है वो इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस से बना है और इसका कोई ओरिजिनेशन का एक फिक्स टाइम नहीं था। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस एंड इट डिड नॉट ओरिजिनेट एट अ फिक्स टाइम। ठीक है, बेसिस ऑफ अथर्ववेद सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट कैन बी ट्रेस। अथर्ववेद के बेसिस पे हम बहुत सारे स्टेजेस को ट्रेस कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट से। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज था, अर्लीस्ट फेज जो था, इट स्टेट्स दैट, अथर्ववेद क्या स्टेट करती है कि अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज द स्टेज ऑफ वैराज्य। जो हमारा अर्लीस्ट फेज था ह्यूमन लाइफ का वो वैराज्य का स्टेट था। वैराज्य मतलब स्टेटलेस स्टेट, कोई स्टेट ही नहीं था और वो स्टेट था एक कंप्लीट एनार्की का। ठीक है, 5th पॉइंट क्या कहता है, विद द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा स्टेबल लाइफ बिकम पॉसिबल। स्टेबल लाइफ जो थी वो पॉसिबल होगी, मीन्स एक जगह टिक के रहना जो था वो पॉसिबल हो पाया था। तो फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर सोसाइटी और फैमिली जो थी वो इमर्ज हो गई। मीन्स इनका जो इमरजेंस का मतलब वो वहाँ पे इमर्ज हो गई और जो हेड था फैमिली का वो फर्स्ट विल्डर बन गया ऑथोरिटी का। ठीक है, इस टाइम पे हेड हो गए थे एक फैमिली के अंदर, हेड्स का जो भी था वो स्टार्ट होने लग गया था कि ये फैमिली का हेड है। ठीक है, 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अब एग्रीकल्चर भी हो गया, फैमिली का हेड भी बन गया, तो अब पॉलिटिक्स लाइफ भी आ गई उसके अंदर। तो सभा एंड समिति जो थी वो ऑर्गेनाइज कर दी गई थी पॉलिटिकल लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी क्या कहती है, एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर डिड नॉट मेंशन दिस इन ए सिस्टमेटिक वे। जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने इसको सिस्टमेटिक वे में मेंशन नहीं किया है, लेकिन फोर्स थ्योरी जो थी इसको कंसीडर किया गया था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है फोर्स थ्योरी का, अर्लीस्ट आर्यन क्लैंस, जो पहले आर्यन क्लैंस थे उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के साथ फाइट किया। किस चीज़ के लिए, पेट एनिमल्स के लिए, पैस्चर लैंड्स के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और जब उन्होंने फाइट किया, जो जीत गया उसके पास सारा का सारा जो पेट था वो जीत जाते थे, पेस्चर लैंड जीत जाते थे, ड्रिंकिंग वाटर जीत जाते थे। मीन्स ये फोर्सफुली जो भी कुछ डिस्कवर किया जाता था, फोर्सफुली जो भी लिया जा रहा था उसको फोर्स थ्योरी के अंदर रखा गया। स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो था वॉज एबल टू लीड इन वार्स। स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो थे वो उनके पास एबिलिटी थी कि वो वार्स के अंदर लीड करें, और पीपल जो उनको ओबे करते थे उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था उनकी आर्मी में या उनके साम्राज्य में, और जो लीडर था वो सब्सिक्वेंटली किंग बन जाता था। ये फोर्स थ्योरी कहती है। मीन्स फोर्सफुली कुछ भी चीज़ को एक्वायर करना एक इवोल्यूशनरी इस फोर्स थ्योरी के अंदर आता है। तीसरी है मिस्टिकल थ्योरी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिस्टिकल थ्योरी काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर किंगशिप जो थी, जो किंग था उसको एक डिवाइन सैंक्शन दिया गया था। मीन्स उसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था या उसको एक भगवान की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, इट अपीयर्स फर्स्ट इन द एपिक्स एंड द लॉ बुक ऑफ मनु। इसको ना हमने मिस्टिकल थ्योरी को मनु की जो किताब है उसके अंदर भी पढ़ा है। इस मिस्टिकल थ्योरी के अंदर सेक्रीफाइसेस, रॉयल सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे ताकि हमारा जो राज्य है वो बढ़े।
इस चीज़ के लिए। अश्वमेध यज्ञ जैसे होते थे उन सबको किया जाता था ताकि हमारा साम्राज्य बढ़ जाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, उसमें मतलब घोड़े को, जैसे महाभारत में पढ़ा होगा और रामायण में पढ़ा होगा, तो अश्वमेध वही होता था। इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन स्कॉलर्स, लेकिन इस थ्योरी को इंडियन स्कॉलर्स ने और वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनके अपने अपने रीजंस हैं, वो हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मिस्टिकल थ्योरी क्या था, मीन्स सेक्रीफाइसेस के हिसाब से सेक्रीफाइसेस दे दे के अपनी क्या करते थे, जो अपना साम्राज्य था उसको बढ़ाया जाता था। ये मिस्टिकल थ्योरी कहती है। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ थ्योरी की, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है, इसके रेफरेंस हम बुद्धिस्ट जो हैं और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी उसमें भी देखने को मिलता है। बहुत सारे स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं बुद्धिस्ट थ्योरी को एज ऑथेंटिक सोर्स, मीन्स वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का है वो हमारा बुद्धिस्ट थ्योरी से आता है। ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिवाइन ओरिजिन, बुद्धिस्ट सोर्स गिव्स क्लियर कट अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उनके अंदर मिक्सचर है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का और डिवाइन ओरिजिन का, लेकिन जो बुद्धिस्ट सोर्स हैं वो एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन देते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारा स्टेट है वो रिजल्ट होता है किंग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है। आई होप आपको चारों थ्योरी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हम ये पूछा गया है कि स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंशिएंट इंडिया क्या क्या थी। तो बेसिकली 6 स्टेजेस थी जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था एंशिएंट इंडिया में। तो अर्लीस्ट स्टेट जो है वो कहती है कि जो ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, जो अर्लीस्ट स्टेज था वो था ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी का, और उसके अंदर ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी। ऋग्वेदा का जो एज है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ असेंबलीज। अर्लीस्ट स्टेट was of tribal military democracy in which tribal assemblies were held, and the age of Rigveda was the period of assemblies। तो ये आप समझ गए होंगे। सेकंड स्टेज क्या था, सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि ट्राइबल पॉलिटी जो थी वो ब्रेकअप हो गई, क्योंकि स्ट्रेस आ गया था राजनैतिक क्षत्रिय और ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के बीच में। जो राज्य के क्षत्रिय थे और ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे उनके बीच में कुछ स्ट्रेस आने की वजह से ये ट्राइबल पॉलिटी जो थी ये ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो चीफ्स थे वो हेल्प किए गए थे ब्राह्मण्स थे, और टैक्स और क्लासेस की बिगिनिंग यहाँ पर हुई थी। ठीक, ये सारी चीज़ें सेकंड स्टेज के अंदर आती हैं। थर्ड स्टेज क्या कहता है, थर्ड स्टेज के अंदर एक फुल फ्लैश्ड स्टेट को फॉर्म किया गया था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा था, और आर्मीज का भी उस टाइम पे अस्तित्व आ चुका था, और ऑर्गेनाइज मशीनरी हुआ करती थी थर्ड स्टेज के अंदर। फोर्थ स्टेज जो था वो मौर्यन फेज कहा जाता है उसको, और इस फेज के अंदर या इस स्टेज के अंदर जो हमारा स्टेट था वो विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइजेशन आ गया था जिसकी वजह से सारी की सारी जो राज्य था उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। ये फोर्थ स्टेज में हुआ था। फिफ्थ स्टेज में क्या था, फिफ्थ स्टेज वाज मार्क्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टाउन्स एंड मिलिट्री केम इनटू फोरफ्रंट, बट इट वाज पार्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन द डिविनिटी ऑफ ए किंग। तो इस स्टेज के अंदर जो था डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, टाउन्स और मिलिट्री जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ गए थे, लेकिन इसको पार्शियली न्यूट्रलाइज किया गया था क्योंकि ये किंग की डिविनिटी को हर्ट करता था। ठीक है, लास्ट स्टेज जो था वो गुप्त पीरियड के अंदर आता है जिसमें लैंड ग्रांट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। तो यही सारे 6 स्टेजेस थे। पहले स्टेज में क्या हो रहा था, पहले स्टेज में ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी हुआ करती थी, सेकंड स्टेज में वो ब्रेकअप हो गई क्योंकि क्षत्रिय और ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के बीच में कुछ स्ट्रेस आ गया था। थर्ड स्टेज में क्या होता, फुल फ्लैश्ड स्टेट जो था वो फॉर्म हो गया था और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया था विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मीज। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइजेशन आ गया था। फिफ्थ स्टेज में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, और टाउन्स और मिलिट्री फोर फ्रंट पे आ गए थे। लास्ट स्टेज में क्या होता कि लैंड ग्रांट्स जो थे वो पे होने लग गए थे ताकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रहे। ये सारी चीज़ें हमारे 6 स्टेज में डिस्कवर होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया के ऊपर। किंगशिप क्या थी एंशिएंट इंडिया में? तो किंग जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था एंशिएंट इंडिया के अंदर। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट बाय कौटिल्य स्टेट्स किंग एज हेड। जो सप्तांग थ्योरी थी स्टेट की,
जो कौटिल्य ने लिखी थी वो डिस्क्राइब करती है कि किंग जो था वो हेड था। किंग का फंक्शन क्या था? किंग फंक्शन वाज टू प्रोटेक्ट किंगडम, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वेशंस। किंग प्रोटेक्ट करता था किंगडम की लाइफ को, प्रॉपर्टी को और ट्रेडिशंस को। किन से? एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वेशंस थे, या तो बाहर से आक्रमण हो या अंदर के आक्रमण जो भी हो रहे थे उनसे बचाता था इन सारी चीज़ों को। वो प्रोटेक्ट करता था फैमिली सिस्टम को और विडोज को, ऑर्फन्स को। वो रिचेस को जो इट प्रोटेक्ट द रिच अगेंस्ट पुअर एंड पुअर अगेंस्ट रिच। तो वो अमीरों को गरीबों से बचाता था और गरीबों को अमीरों से। रिलीजन को प्रोटेक्ट करना उसका काम था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। आइडियल ऑफ किंग वाज टू डू काइंडनेस। जो कि एक अच्छे राजा का आदर्श था वो था काइंडनेस करना, दया भाव। ठीक है। एंशियंट इंडियन किंग वाज मोटिवेटेड टू बी चक्रवर्ती। जो एंशियंट इंडिया के किंग थे उनको चक्रवर्ती होने के लिए मोटिवेट किया था। चक्रवर्ती मीन्स रूलर ऑफ वास्ट कॉन्टिनेंट। concept of universal emperor also was there, where emperor like युधिष्ठिर एंड श्री राम वर सेट दिग्विजयस। यूनिवर्सल एम्परर का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया था, जैसे कि युधिष्ठिर जी थे, राम जी थे, श्री राम जी, उनको दिग्विजयस कहा जाता था क्योंकि वो कॉन्करेटर्स थे चारों क्वार्टर्स के, पूरे दुनिया के कॉन्करेटर्स थे वो। ठीक है, इसलिए उनको यूनिवर्सल एम्परर भी कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो मिनिस्टर्स थे वो वाइटल ऑर्गन्स थे बॉडी पॉलिटिक्स के। मिनिस्टर्स वॉज वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी पॉलिटिक्स। मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो थी वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करती थी, और किंग जो है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, और जो हमारा राजा था वो इनके बिना कुछ भी या इनकी कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है। मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ड्यू टू विजडम, ब्रेवरी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप क्वालिटीज। जो मिनिस्टर अपॉइंटेड होते थे उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए थी, जैसे कि विजडम हो गया, ब्रेवरी हो गया, लॉयल्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए थी। मंत्री परिषद उस टाइम पे हुआ करता था, जिसकी साइज जो थी वो थी 7 से 37 मेंबर्स तक। जो बॉडी डिवाइडेड थी वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक मंत्री परिषद और एक मंत्रणा के ऊपर। मंत्री परिषद जो था वो एक बिग बॉडी थी जिसके अंदर सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और मंत्रणा जो थी वो एक स्मॉलर बॉडी थी, जैसे कि आज की मॉडर्न कैबिनेट होती है उस तरीके से। तो बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि पुरोहित हो गए, सेनापति हो गए और युवराज हो गए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि कुछ बिजनेस को देखते थे, कुछ स्टेट को देखते थे किंग की एब्सेंस में। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जैसे आज के मॉडर्न मिनिस्टर्स हैं उसी तरीके से उनकी भी ड्यूटीज़ हुआ करती थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी यूनिट फर्स्ट का है वो है कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, ये क्या कहती है? इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। कौटिल्य इलस्ट्रेट्स स्टेट पावर हैज दैट एंगेजेस अर्थ एंड धर्म, इट कंटेन्स 7 ऑर्गन्स। कौटिल्य बताते हैं कि कोई भी स्टेट जो एंगेज करता है अर्थ और धर्म को, उसके 7 ऑर्गन्स होता है। तो सप्तांग थ्योरी के 7 ऑर्गन्स थे, इसी के नाम से इसका नाम सप्तांग बन गया या सप्त अंग। ठीक है। सप्तांग थ्योरी क्या कहती है? 7 जो इसके ऑर्गन्स थे वो कौन कौन है? पहला है स्वामी, यानी कि रूलर। मोनार्क, ये एक मोनार्क होता था। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी जो स्वामी बनता था? वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ होना चाहिए, वो ब्रेव होना चाहिए और एक वेल लर्नड आदमी होना चाहिए। ये क्या काम, इसका काम क्या होता था? ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करता था और गवर्नमेंट को सुपरवाइज करता था। ये स्वामी या रूलर जो था। ठीक है। दूसरा था अमात्या, यानी कि मिनिस्टर्स। ये स्वामी को सपोर्ट करते थे इन डे टू डे अफेयर्स में। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन था वो था जनपद। जनपद यानी कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, और जो इसके राज्य के लोग हैं उनको जनपद बोला जाता था। दुर्ग यानी कि फोर्टिफाइड कैपिटल्स, मीन्स फोर्ट्स, किले, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशंस। किले बनाए जाते ताकि जो फॉरेन इन्वेशन है उनके प्रोटेक्ट किए जा सके। कोश, कोश यानी ट्रेजरी, खजान जी। ठीक है।
फॉर पीपल्स वेलफेयर, खजाना क्या होता था, पीपल्स की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता था, और सैलरीज और फाइनेंसेस देने के लिए स्टेट में उसके लिए यूज़ किया जाता था। छठा है दंड, मीन्स आर्मी। आर्मी क्या काम का था, वो सिक्योरिटी करती थी स्टेट की। मित्र, मित्र यानी अलाय और फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप विद अदर किंगडम्स फॉर एडिंग पावर टू स्टेट एंड एनहेंस फॉरेन ट्रेड। फ्रेंडशिप की जाती थी बहुत सारे दूसरे किंगडम्स से, ताकि उनके बीच में एक फॉरेन ट्रेड बढ़े और स्टेट की पावर इंक्रीज हो। तो यही कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी थी, जिसके अंदर 7 अंग थे। पहला था स्वामी, दूसरा था अमात्य यानी कि मिनिस्टर्स, तीसरा था जनपद यानी कि पॉपुलेशन, चौथा है दुर्ग यानी कि किले, पांचवा है कोश यानी कि खजाना, छठा है दंड यानी कि आर्मी, और सातवें है मित्र यानी कि अलाय। ठीक है, ये कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया कैसी थी और पुरुषार्थ क्या है। ये थ्योरी काफ़ी, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप प्लीज़ कर पढ़ के जाइएगा। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये ITCS, इसमें आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को याद रखेंगे तो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो थी उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, पुरुषार्थ मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसको अटेन करना, और हमारे पास 4 गोल्स होते थे हमारी लाइफ के अंदर, उनको अगर हम अचीव कर लेते तो ये हमारा पुरुषार्थ होता था। तो लाइफ ऑफ ए पर्सन वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रमास। उस टाइम पे जो एक इंसान की जो लाइफ थी उसको 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही वर्ण सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल हम पुरुषार्थ को पढ़ते हैं। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या कहता था? ये प्रिंसिपल होता था राइटियसनेस का, सुप्रीम ऑफ पुरुषार्थ। ये सबसे पहला पुरुषार्थ था और सबसे बड़ा पुरुषार्थ था कि एक इंसान को अपना धर्म हमेशा रक्षा करना चाहिए। धर्म मीन्स ट्रुथ। धर्म सिखाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म मॉरल ऑब्लिगेशंस को सिखाता था। धर्म जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और इट इज़ द रिलीजियस एंड मॉरल लॉ गवर्निंग इंडिविजुअल कंडक्ट। ये रिलीजियस और मॉरल लॉज होती हैं जो एक इंसान के कंडक्ट को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। धर्म का प्रिंसिपल था राइटियसनेस का, सही चीज़ होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये चीज़ धर्म सिखाता था। अर्थ क्या था? अर्थ का मतलब ये एक सेकंड पुरुषार्थ था। इसके अंदर एक इंसान को अर्थ कमाना होता था, यानी कि पैसा कमाना होता था, मटेरियल मीन्स कमाने होते थे लाइफ के लिए, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट डील्स विद वेल्थ अर्नड बाय राइट मीन्स टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अर्थ मतलब पैसा भी ऐसे कमाना है कि कुछ बुरा या गलत काम करके नहीं कमाना चाहिए था, ये कहता था अर्थ। पैसा भी धर्म के तरीके से या धर्म के अंडर जो तरीके आते हैं उन्हीं के हिसाब से पैसा कमाना चाहिए, ये अर्थ कहता था। तीसरा है हमारे पास काम। काम मीन्स वर्ल्डली प्लेजर्स, जो भी दुनिया के अंदर प्लेजर्स हैं उनको अचीव करना, जिसके अंदर इन्हें डिज़ायर्स आती हैं एक ह्यूमन की, जिसमें सेक्सुअल, इमोशनल या एस्थेटिक जो भी डिज़ायर्स हैं या प्लेजर्स हैं उनको अचीव करना, ये काम कहता था। लेकिन अचीव भी मीन्स कैसे करना? धर्म के अंडर में, एक धर्म की मर्यादा मेंटेन करते हुए काम को भी हम क्या करते थे, अटेन करते थे। ये हमारा तीसरा पुरुषार्थ है। चौथा पुरुषार्थ क्या होता? मोक्ष मीन्स सेल्वेशन, मुक्ति, फ्रॉम लिबरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल। फ्रॉम लिबरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल मीन्स मोक्ष जो था, इसमें क्या मिल जाता था? मोक्ष मिल जाता था, ताकि हम एक बर्थ और डेथ साइकिल से हमको लिबरेशन मिल जाए, हम छूट जाएं। तो ये बेसिकली 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम। वे धर्म यानी कि प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस, अर्थ यानी कि पैसा कमाना है लेकिन धर्म के साथ, काम मीन्स वर्ल्डली प्लेजर्स को भी अचीव करना है लेकिन धर्म के साथ, और मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। ये एंशिएंट इंडिया के पुरुषार्थ थे 4। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। वर्ण सिस्टम का रेफरेंस हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। ये एक हायरार्की सिस्टम था और ये डील करता था धर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस। इट्स रेफरेंस इज इन ऋग्वेदा। इट इज अ हायरार्की सिस्टम, इट डील्स विद धर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो बेसिकली 4 वर्ण्स थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण जो थे उनको सबसे टॉप पे रखा गया था वर्ण हायरार्की के अंदर। ब्राह्मण जो थे उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी, उनकी एक डिवाइन एग्जिस्टेंस मानी गई थी या वो पूजनीय माने गए थे। इनके फंक्शन क्या थे? इनका फंक्शन था पढ़ाई करना, औरों को पढ़ाना
और प्रीस्टहुड यानी कि पूजा पाठ करना, ये सारा काम ब्राह्मण्स का होता था। क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय रूलिंग क्लास थी, राजा महाराजा लोग थे तो उनको क्षत्रिय बोला जाता था। इनकी क्वालिटीज़ क्या थी? ये करेज, इनके अंदर करेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हीरोइज्म होना चाहिए और एक वॉरियर क्लास होनी चाहिए। इनको युद्ध करना आना चाहिए, ये काफ़ी ब्रेव होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्षत्रिय के अंदर आती थी। और इनको राइट दिया गया था कि वो हथियार चला सकते हैं। दे हैव राइट टू पोसेस आर्म्स। इनकी ड्यूटी क्या थी? इनकी ड्यूटी थी स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपेक्ट्स, यानी कि अंदरी और बाहरी चीज़ों से स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ये इनका क्या था? ड्यूटी थी। तीसरा जो हमारा हियरार्की सिस्टम के अंदर आता था, वर्ण सिस्टम के अंदर, वो थे वैश्यास। वैश्यास कौन थे? ये ट्रेडिंग और कॉमर्शियल क्लास थी। जो एंशियंट इंडियन बिजनेसमैन थे, जो कि ज्वेल्स की नॉलेज जानते हैं, मेटल्स की नॉलेज जानते हैं, क्लोथ्स की नॉलेज जानते हैं, उनको वैश्यस के अंदर रखा गया था, वैश्या क्लास के अंदर रखा गया था। चौथी क्लास जो आती है वो शूद्र की है, और ये बॉटम है, यानी कि धरा है, यानी कि नींव है सोशल हायरार्की की, जो हमारे शूद्र थे। ये बेसिकली जो और त्रिवर्णाज हैं उनको सर्व किया करते थे, और इनको कुछ राइट से डिप्राइव किया जाता है, मीन्स इनका शोषण भी होता था शूद्रास का। तो ये बेसिकली वर्ण सिस्टम था हमारे एंशिएंट इंडिया का, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, ये वर्किंग क्लास थी शूद्र जो थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आश्रमास और स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो आश्रम्स या स्टेजेस ऑफ लाइफ जो थे वो एज बेस्ड लाइफ स्टेजेस में तोड़ा गया था उनको, और एज जो थी उस टाइम पे उसको 100 साल का माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे तो एज अच्छी खासी होती थी। और स्टेजेस जो थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड गया था, विद ईच पार्ट ऑफ 25 ईयर्स। ठीक, आश्रमास और स्टेज एज बेस्ड लाइफ स्टेजेस। एज वॉज कंसिडर्ड एज 100 ईयर्स एंड द स्टेजेस वर डिवाइडेड इन 25 ईयर्स 4 पार्ट्स। तो 4 आश्रम जो थे वो कौन कौन से थे? एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम था, तीसरा वनप्रस्थ आश्रम था, और चौथा संन्यास था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या कहता था? ब्रह्मचर्य आश्रम जो थे फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, यानी कि 0 से 25 ईयर्स तक ये ब्रह्मचर्य चलता था। इस स्टेज में कोई भी जो व्यक्ति था वो नॉलेज एक्वायर करता था, डिसिप्लिन बनाता था और एक गुड कैरेक्टर बना लेता था। ठीक है। स्टेज स्टार्ट्स विद वियरिंग ए सैक्रेड थ्रेड, और इस स्टेज को स्टार्ट करने के लिए एक सैक्रेड थ्रेड को वियर करना पड़ता था। और ब्रह्मचारी जो था वो सेलिबेसी को हेल्ड करता था। ठीक है। और एक स्टूडेंट की लाइफ जीता था टीचर्स के होम पे, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे पुराने समय में, और वहाँ पर जो बच्चे जाते थे वो यज्ञोपवीत पहनते थे, जो एक सैक्रेड थ्रेड होता है, और वहाँ पे एक ब्रह्मचारी की लाइफ जीते थे, पढ़ाई करते थे केवल कहाँ पे? गुरुकुल में, गुरु के पास जा करके। ये ब्रह्मचर्य के अंदर रहता था, 25 साल तक करना होता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आश्रम था वो था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या था? इट डील्स विद मैरिज। इस आश्रम के दौरान 25 से 50 तक चलता था। इसके टाइम पे मैरिज होता जाती। ये कहता था कि मैरिज करो, पैसे कमाओ और बच्चे पैदा करो, यानी कि अपना जो कुल है उसको बढ़ाओ, और पैसा कमाओ, वेल्थ बनाओ, प्लेजर्स को भी इंजॉय करो, लेकिन विद इन लिमिट्स ऑफ मॉरल लॉ। ये गृहस्थ आश्रम के अंदर होता था। गृहस्थ आश्रम डील्स विद मैरिज। इट सेज डू मैरिज, अर्न मनी एंड बिगेट चिल्ड्रंस एंड एक्वायर वेल्थ एंड प्लेजर विद इन लिमिट्स ऑफ मॉरल लॉ। तीसरा जो आश्रम था या स्टेज ऑफ लाइफ थी वो है वनप्रस्थ। मीन्स गृहस्थ को कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द ड्यूटीज ऑफ ए हाउस होल्डर, दिस स्टेज स्टार्ट्स। जब भी हमारी हाउस होल्डर की ड्यूटीज खत्म हो जाती थी तो इस स्टेज को स्टार्ट करते थे। इस स्टेज के अंदर जो हमारी लाइफ थी वो डेडिकेट की जाती थी स्पिरिचुअलिज्म के लिए, और घर को छोड़ दिया जाता था और फॉरेस्ट ले जाया जाता था। ठीक है। चौथा है संन्यास। मीन्स ये लास्ट स्टेज होती थी लाइफ की, और इसमें सारे अर्थली टाइज को, यानी कि सब मोह माया को त्याग दिया जाता था, और इंसान जो था वो वांडरर बन जाता था, यानी कि वो घूमता फिरता रहता था, और मृत्यु की क्या करता था? जो हमारी मृत्यु आने वाली थी, डेथ के लिए वेट करता था, और ईश्वर की भक्ति में लग जाता था। ये संन्यास के अंदर होता था। मीन्स वो संन्यास ले लेता था सारी मोह माया से। तो ये बेसिकली 4 स्टेज या 4 आश्रम्स थे जो एंशिएंट इंडिया में फॉलो किए जाते थे।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम 4 क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। 4 क्लास क्लासिफिकेशन जो है इसको हम देख सकते हैं अबुल फजल की एनी अकबरी में, इसका ट्रेसेस मिलते हैं। जो दुनिया के लोग थे उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, वॉरियर्स की क्लास में, मर्चेंट्स की क्लास में, लर्नड की क्लास में और लेबरर्स की क्लास में। जो वॉरियर्स थे वो फाइटर्स थे और हमारे अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए लड़ा करते थे। उनका जो नेचर था वो फायर का नेचर था वॉरियर्स का। मर्चेंट्स जो थे होल्ड प्लेस ऑफ एयर, मीन्स उनका नेचर एयर की तरह होता था। दे डील्स विद लेबरर्स एंड ट्रेवल्स, वो ट्रैवल करते थे, पैसा कमाते थे, लेबरर्स से डील करते थे। तीसरा जो क्लास था वो था लर्न्स का, मीन्स ये वाटर का नेचर रिजेंबल करते थे। इनके नेचर याद रखने की ज़रूरत है। जो वॉरियर्स थे उनका नेचर फायर की तरह था, मर्चेंट्स का नेचर एयर की तरह था, लर्न्स का नेचर वाटर की तरह था। इनकी क्वालिटीज़ भी ऐसी होती हैं। तो लर्न्स जो थे वो फिलोसोफर होते थे, फिजिशियन होते थे, एस्ट्रोनॉमर होते थे और वो अपना जो लाइफ थी वो किस चीज़ में लगाते थे, विजडम को स्प्रेड करने में और नॉलेज को स्प्रेड करने में। ये लेबरर्स का काम था, सॉरी लर्न्स का काम था, जो पढ़े लिखे लोग होते थे। चौथी क्लास है लेबरर्स की, जो कि अर्थ को रिजेंबल करती है और ये लोग काम काज करते थे। जो लेबरर्स थे, नाम से पता चल रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बाकी सारी यूनिट्स की नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। कैसे कैसे वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया था हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के अंदर और कौन कौन से चैलेंजेस थे पुरानी औरतों ने झेले थे। इन एंशियंट इंडिया वुमेन्स वर रेस्पेक्टेड। पुराने समय में या पुराने भारत में जो औरतें थी, वुमेन्स थी, उनको रेस्पेक्ट किया जाता था। वुमेन्स को वर ऑनर्ड। हिंदू रिलीजन टेक्स्ट वेदास रामायण्स हैव ग्लोरीज ऑफ वुमेन। हिंदूज़ के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कि वेद हो गए, रामायण हो गई, उसके अंदर वुमेन्स की गाथाएं हैं। वुमेन्स को वुमेन्स की रेस्पेक्ट को दर्शाया गया है कि वुमेन्स को रेस्पेक्ट किया जाता था। मैन विदाउट वाइफ वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस रिलीजियस राइट्स एंड वुमेन वॉज कॉल्ड अर्धांगिनी। जो रामायण है या हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उनके आधार पर ये कहा गया है कि जो वुमेन थी उसको अर्धांगिनी बोला जाता था और एक व्यक्ति अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो बहुत सारे रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म नहीं कर सकता था। इससे ये पता चलता है कि वुमेन्स की एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, मिडिवल पीरियड आया, तो वुमेन का स्टेटस जो था वो डाउन होने लगा। वुमेन की रिस्पेक्ट या इज्जत कम होने लगी। वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा और कस्टम्स जैसे कि पर्दा सिस्टम हो गया, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज, ये सब स्टार्ट होने लग गए। तो ये सब चैलेंजेस वुमेन ने फेस किए थे मिडिवल पीरियड के अंदर आके। लेकिन एंशिएंट इंडिया के अंदर जब रामायण महाभारत के टाइम की बात है, वेदास की डेथ की बात है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। वुमेन्स को रेस्पेक्ट किया जा रहा था। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, वो है मैरिजेस इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कितने तरीके के विवाह होते थे या कितने तरीके की मैरिजेस होती थी, ये करके पढ़ेंगे हम। मैरिजेस और विवाह वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडिया। शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था पुराने भारत में। तो मैरिजेस किस लिए की जाती थी? बेसिकली 3 पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए मैरिजेस की जाती थी। सबसे पहला था प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ताकि हमारे जो रिलीजन है उसका प्रमोशन हो सके और हमारे कुल का कंटिन्यूशन हो सके। तीसरा सेक्सुअल प्रोसेस यानी कि रति के लिए, ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस को अचीव करने के लिए, इसलिए मैरिज की जाती थी। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थी जो कि मनु के अंदर मैंशनड है। अब उनके हम डिस्कस करने वाले हैं एक करके। 8 फॉर्म कौन कौन सी हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्स विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्म विवाह क्या था? एक प्योरेस्ट फॉर्म विवाह था जिसमें एक पिता अपनी पुत्री को यानी कि डॉटर को एक अच्छे कैरेक्टर वाले आदमी को और एक नोबल आदमी को ऑफर कर देते थे विद ऑर्नामेंट्स एंड गिफ्ट्स। ठीक है, ब्रह्म विवाह के अंदर क्या होता था? एक पिता जो है वो अपनी पुत्री को एक अच्छे खासे कैरेक्टर वाले इंसान को ऑफर कर देता था और उसको ऑर्नामेंट्स देता था, गिफ्ट देता था, जैसे आजकल दहेज का चलता है वो चीज़ थी। देव विवाह देव विवाह क्या था? इसके अंदर डॉटर जो थी हमारी, एक पिता अपनी पुत्री को दक्षिणा की तरह दे देता था किसी पंडित को,
ये देव विवाह होता था। तीसरा है अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता था? फादर गिव्स हिज डॉटर टू द ग्रूम इन एक्सचेंज ऑफ काउज एंड बुलोस। मीन्स जो वर पक्ष होता था उससे काउ और बफेलो ले लेता था पिता लड़की का, और लड़की को दे देता था। ये अर्श विवाह के अंदर होता था। प्रजापति विवाह का था। फादर ऑफर्स डॉटर बट नो डाउरी और डिमांड ऑफ ब्राइड प्राइस इंक्लूडेड। पिता अपनी पुत्री को एक लड़की से शादी कराता था, लेकिन ना तो वो डाउरी देता था और ना ही ब्राइड का प्राइस लेता था, जैसे बाकी सारे विवाह में होगा। देखेंगे अब असुर विवाह क्या था। मीन्स असुर विवाह के अंदर एक इंसान यानी कि जो लड़का है वो डॉटर के लिए पे करता था, यानी कि अपनी वाइफ के लिए पे करता था और तब शादी होती थी। असुर विवाह के अंदर मैन पेज मनी फॉर फादर इन एक्सचेंज ऑफ डॉटर। जो मैन है यानी कि आदमी है वो पैसे देता था लड़की के पिता को ताकि वो उसकी लड़की से शादी कर सके। यह असुर विवाह के अंदर था। छठा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या था? ये आज के टाइम पे जो लव मैरिज हो रही है ऐसा था। म्यूचुअल लव ऑफ कंसेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल की मदद से ही हो जाता था। जब म्यूचुअल लव होता था बॉय और गर्ल के अंदर और दोनों की कंसेंट होती थी शादी के लिए, तब गंधर्व विवाह हो जाता था। सातवां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या था कि लड़की को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता था और उसके बाद शादी होती थी। पिशाच विवाह यानी कि जब कोई लड़की सो रही होती थी तब उसके साथ कुछ अश्लील काम करके इस विवाह को किया जाता था। ये पिशाच विवाह के अंदर आता है। आपको ये सारे विवाह समझ में आ गए होंगे। तो 8 विवाह होते थे: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह के अंदर क्या होता था कि जो पिता था वो अपनी पुत्री को एक अच्छा कैरेक्टर वाले इंसान को दे देता था और ऑर्नामेंट्स और गिफ्ट्स भी ऑफर करता था। देव विवाह के अंदर डॉटर जो थी वो दक्षिणा के रूप में एक ब्राह्मण को दी जाती थी। अर्श विवाह के अंदर जो पिता था वो लड़के से क्या लेता था? काऊ और बफेलो लेता था और उसके बदले में अपनी बेटी को दे देता था। प्रजापति विवाह में कोई भी ब्राइड प्राइस और डाउरी नहीं की जाती थी और शादी कर दी जाती थी। असुर विवाह के अंदर क्या था? असुर विवाह में जो लड़का था उसको लड़की के पापा को कुछ पैसे देने पड़ते थे ताकि उसकी लड़की से शादी कर सके। गंधर्व विवाह में लव मैरिज होती थी। राक्षस विवाह में फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता था और पिशाच विवाह में मीन्स फोर्सफुली सेक्स कर लिया जाता था, उसको पिशाच विवाह कहते थे, जो लड़की सो रही होती थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो है स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर स्लेव्स को दास बोला जाता था। दास, ठीक है। उनका ये काम करते थे, दे डू वर्क्स। उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था और उनको गिफ्ट के तौर पर भी एक दूसरे के साथ दिया जाता था। मीन्स बड़े बड़े जो महाराजा होते थे उस टाइम पे इन दासों को गिफ्ट की तरह दिया जाता था किसी दूसरे राज्य के लिए, ठीक है। दे वर्कड इन फील्ड्स। ये खेतियों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, डोमेस्टिक वर्क्स करते थे और उनको बहुत ज़्यादा लो पोजीशन दी गई थी। शूद्र से भी नीचे आते थे ये स्लेव्स जो थे। मौर्यन एम्पायर स्लेवरी, स्लेव्स फॉर हैविंग 8-9 कैटेगरीज। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे स्लेव्स जो थे उनकी 8 से 9 कैटेगरीज होती थी। स्लेव फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो स्लेव्स थे दूसरी कंट्री से आते थे, या परचेज स्लेव्स जो थे, चाइल्ड ऑफ वुमेन स्लेव्स, प्रिजनर्स ऑफ वार्स, स्लेव्स एज प्रेजेंट, इनहेरिटेड स्लेव्स एंड पीपल हु सोल्ड देमसेल्व्स एज स्लेव्स। ये बेसिकली 8 से 9 कैटेगरी होती थी। जैसे कि दूसरे कंट्री से जो आए हैं वो स्लेव्स, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी जो परचेज स्लेव्स हैं यानी कि जो खरीदे गए स्लेव्स हैं, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी क्या थी? जो वुमेन स्लेव्स थे उनके जो बच्चे थे उनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया था। जैसे किसी कहीं कोई युद्ध हुआ और उसके टाइम पे जो प्रिजनर्स थे जिनको प्रिजन में डाल दिया गया था वो भी स्लेव्स बना लिए जाते थे। कुछ स्लेव्स जो कि प्रेसिडेंट की तरह दिए गए थे यानी कि तोहफे की तरह दिए गए थे, ये भी कैटेगरी थी। इनहेरिटेड स्लेव्स यानी कि मतलब जिनके माता पिता भी स्लेव थे, उनके बच्चे भी स्लेव थे। और कुछ स्लेव्स वैसे भी थे जिन्होंने पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया था। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो उनको भी स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो स्लेवरी के पीछे जो रीज़न था वो था डेप्थ, यानी कि कर्जा। अगर कर्जा नहीं पड़ता था तो उनको दास बनना पड़ता था। गुप्त पीरियड के अंदर 15 टाइप्स के स्लेव्स थे। मौर्यन के अंदर कितने थे? 8 से 9 कैटेगरीज थी। लेकिन गुप्ता पीरियड जब आया तो उस टाइम पे 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स थे और इन स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। मीन्स इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, अच्छी तरह से सोना नहीं दिया जाता था और इनको बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये सब होता था हमारे स्लेवरी के अंदर एंशिएंट इंडिया में। सो गाइज, आपकी पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं
तो यही क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस। और अगर आपको सेकंड यूनिट के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।